बूस्टर के यूट्यूब चैनल पर जितने भी प्रतियोगी परीक्षार्थी जुड़े हुए हैं उन सभी को मेरे ओर से नमस्कार, राम राम, खमा गणी। और दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में एक बहुत ही माननीय व्यक्तित्व हमारे बीच पधारे हैं, जो एक सेना के जवान हैं। और सेना के जवान का वो जज्बा, जिन्होंने अपने जज्बे के दम पर अपनी सफलता की जो इबारत लिखी है, वो वाकई में एक मिसाल है। एयरफोर्स के एक जवान महावीर सिंह शेखावत आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं और 4 पंक्तियों से आज के इस पॉडकास्ट की शुरुआत करेंगे कि हथेली जीवड़ो लेकर चले ए फौजरा फौजी। फौजियों का जीवन कैसा आप सभी जानते हैं। हथेली जीवड़ो लेकर चले ए फौजरा फौजी, मरणरो चाव है जिनरे, मनरा है किता मोजी, तपते टीबड़ा दे गस्त ठरते डूंगरा अही, मंडासो मार खापणरो बने ए कालरा खोजी, बने ए कालरा खोजी। तो एक ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी महावीर सिंह जी शेखावत, जो सीकर जिले के धातारामगढ़ तहसील के गोड़ियावास गांव के निवासी हैं, जिन्होंने सेवा में अपनी बहुत ही अच्छी सेवाएं दी और साथ ही साथ यूएन में भी ये रहे, देश के बाहर भी अपनी सेना का जो परचम है वो इन्होंने लहराया। युगांडा, यूथोपिया, कई देशों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी और आरएस 2023 में इन्होंने 14वीं रैंक हासिल की और आरएस 2024 में ये 5वीं रैंक से हैं। तो दोस्तों, अभी फिलहाल ये एसीटीयू की ट्रेनिंग कर रहे हैं और आज हमारे स्टूडियो में पधारे, तो बारंबार आपका शेखावत जी अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और धन्यवाद आपने इतनी अच्छी पंक्तियों के साथ फौज की बड़ाई की। वो तो आपका व्यक्तित्व है सर, वो आपका व्यक्तित्व इस लायक है कि अब ये भी तारीफ कम है आपकी। जो आपने कहा वो सिर्फ मेरे लिए नहीं है, देश पे जितने भी लोग अपने सेवाओं की रक्षा कर रहे हैं उनका मान सम्मान बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल, वो सैनिक वहां सीमा पर खड़े हैं, हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, तभी अपन खुशियों के साथ ही वार्तालाप कर पा रहे हैं। अन्यथा मेरी जगह हो सकता है कोई आतंकवादी होता और बंदूक तान के ये भी कर सकता, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। तो वाकई में ये सब है वो सेना की बदौलत है। आप सेना में रहे, काफी एक लंबा टाइम आप पढ़ाई से कटे रहे, लेकिन बाद में जब आप आरपीएससी की तरफ आपने रुख किया, और रुख ही नहीं किया बल्कि पहले ही अटेम्प्ट में आपने सफलता के झंडे गाड़ दिए। 14वीं रैंक रही, एसीटीयू की आप अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं और अगली बार जब 2024 में आप इसमें शामिल हुए तो भी आपने अपना परचम लहराया और 5वीं रैंक आपने प्राप्त की। तो ये इतने लंबे दौर तक आप पढ़ाई से कटे रहे और फिर एकदम से आपने सफलता के झंडे गाड़े, इसके पीछे कौन सी एक अदृश्य शक्ति है जिसने आपका सहयोग किया? सर सबसे पहले थैंक यू सो मच। मैंने सर 2002 में भारतीय वायुसेना ज्वाइन की थी और 31 दिसंबर 2022 को मैं रिटायर हुआ हूँ। मैंने 20 साल अपनी सेवाएं दी है और मैं सर गरुड़ फोर्स का पार्ट था। गरुड़ एक इंडियन एयरफोर्स का स्पेशल फोर्सेज है, कमांडो फोर्स है। मैं उसका 20 साल तक हिस्सा रहा। पढ़ाई से सर ये आपकी बात सही है, क्योंकि जब हम फौज में होते हैं तो हमें उतना टाइम नहीं मिल पाता पढ़ने के लिए। और जब मैंने 12th की थी, मैं लगभग 17 साल का था, तभी मैंने एयरफोर्स ज्वाइन कर ली थी। उसके बाद मैंने अपनी जितनी भी डिग्री ली है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, वो मैंने एज ए स्वयं पाठी विद्यार्थी के तौर पर अपनी पढ़ाई की है। तो पढ़ाई से उतना नाता नहीं रहता, आप फौज में रहते हो। लेकिन मैं क्या, एयरफोर्स में रहते हुए एफकेट के मैंने एग्जाम दिए। एफकेट मतलब आप सर्विंग करते हुए ऑफिसर बनने के लिए ट्राई कर सकते हो, प्रमोशन के लिए सर। तो मैंने 12 एफकेट के थ्रू एसएसबी दी है, तो मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ता रहता था, लेकिन आरपीएससी की पढ़ाई मैंने नहीं की थी। लेकिन जब 2020 में मैंने डिसाइड किया कि अब मैं एयरफोर्स में कंटिन्यू नहीं करूंगा, अब मैं बाहर जाना चाहता हूं, तब मैंने सर 2020 में, जो कपिल सर पहले जिस इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए थे, अन अकेडमी, वहां से मैंने अपनी तैयारी शुरू की। अच्छा जी सर, 2020 में। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा मैं बेसिक पढ़ता रहा और जब मैं 2022 31 दिसंबर 2022 को रिटायर होके आया, उसके बाद सर मैं बूस्टर से जुड़ा और मेरे जो दोनों अटेम्प्ट है वो मैंने बूस्टर के साथ तैयारी करते हुए क्लियर किए। वाह, बधाई हो, आप हमारे इस बूस्टर इंस्टीट्यूट के नाज हो, हमारे कोहिनूर हो। वाकई में आपने सेना में 20 साल तक अध्ययन से दूर रह करके फिर जब आप कपिल सर से जुड़े और जुड़ करके आपने वाकई में जो एक सफलता की कहानी लिखी है, ये आज भी जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनके लिए एक आदर्श प्रस्तुत करती है। तो सर, आप कपिल सर से जुड़े, सेना में रिटायर होने वाले थे, उससे पहले जुड़ गए थे, आपको पता था कि रिटायरमेंट होने के बाद में कहीं ना कहीं मुझे जाना। अच्छा, एक अमूमन क्या होता है कि जो सैनिक रिटायरमेंट के आसपास ये सोचने लगते हैं कि कई पटवारी, बीएड कर रखी हो तो मैं कोई 3rd ग्रेड का मास्टर आदि, यही सोचते हैं। आपने ये आरएस बनने का सपना संजोया, तो इसमें कपिल सर की क्या भूमिका रही? सर जैसा मैंने आपको बताया कि एयरफोर्स में रहते हुए मैं ऑफिसर बनने के लिए एफकेट के थ्रू मैंने 12 एसएसबी दिए, वहां मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया।
तो जब मैं बाहर आने का मैंने सोचा तो मेरा ये था कि मुझे अधिकारी ही बनना है। अब मैं आर्म फोर्सेज में अनफॉर्चुनेटली नहीं बन पाया, मैंने काफ़ी अटेम्प्ट किए। तो मुझे लगा कि अब मैं वहाँ नहीं कर पाया तो बाहर आके मुझे सिविल ऑफिसर बनने के लिए ट्राई करनी चाहिए। और मुझे आरएस और आरपीएससी का उतना पता नहीं था, लेकिन वहाँ फिर कपिल सर से मिले, सर से बातचीत की, फिर सिलेबस पता किया और क्लासेस ली तो धीरे-धीरे पता चला कि ये सारा सिलेबस होता है, ये चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए। तो फिर मैंने सर धीरे-धीरे अपनी तैयारी शुरू की और आरपीएससी और आरएस मैंने इसलिए चुना क्योंकि सर मैं अधिकारी बनना चाहता था। मैं फ़ौज में नहीं बन पाया तो मुझे लगा कि अब सिविल में मुझे ट्राई करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। आपका शुरू से ही सपना था कि अधिकारी बनूँ, सेवा में खूब आपने सेना की सेवा में रहते हुए खूब प्रयास किया जी सर। और वो वहाँ प्रयास जो आपको जो प्रयास सफलता दिलानी थी, वो सफलता आपको यहाँ आकर के बिल्कुल मिली सर। और वो क्या है कि एक पहिया है, एक सर्किल है, वो घूमता रहता है और कहीं न कहीं एक आदमी के लिए तय होता है कि आपको सफलता मिलनी तय है। बिल्कुल हो सर। सकता है इसमें थोड़ा समय लग जाए। बिल्कुल सर। तो आपने सेना में जो सेवाएँ दी, साथ में साथ आपने राजस्थान के लोगों को भी आपकी सेवाओं का लाभ मिले, इसलिए आपको भगवान ने ये मौका दिया सर है। बिल्कुल, मैं फॉर्च्यूनेट हूँ कि मुझे लगता है कि एज़ ए फौजी आप देश की सेवा करते हो। वहाँ पे आप देश देश की रक्षा कर रहे हो, लेकिन आप लोगों से आपका उतना इंटरेक्शन नहीं होता। आप इनडायरेक्टली देश की सेवा कर रहे हो। लेकिन आप अगर प्रशासन में आते हो और आप प्रशासनिक अधिकारी बनते हो, तो वहाँ लोगों से आप डायरेक्टली जुड़ के उनकी हेल्प कर सकते हो, उनकी मदद कर सकते हो, उनके लिए काम कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि मैं फॉर्च्यूनेट हूँ कि मुझे तब देश सेवा का मौका मिला। अब मुझे प्रशासनिक सेवा के द्वारा लोगों की सेवा करने का मौका मिल रहा है, तो मैं चाहूँगा कि मैं अपना बेस्ट दूँ और लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूँ। अब आप लोक सेवक बन रहे हैं। बिल्कुल सर। लोगों का कल्याण करने के लिए आपको कदम उठाने हैं। तो लोक सेवक के लिए ज़रूरी है एक तो जिस जगह वो सेवाएँ दे रहा है, उस लोक की भाषा बिल्कुल सर। और उस लोक की संस्कृति उसको समझ में आनी चाहिए। तभी जाकर के वो लोक को बिल्कुल सर। समझ पाएगा, बिल्कुल वहाँ की सर। भावनाओं को समझ पाएगा। तो आपकी राजस्थानी भाषा, राजस्थानी संस्कृति ये जो है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर, मैं बेसिकली राजस्थान से हूँ और मेरी 12वीं तक पढ़ाई गाँव में, वाह! आप जहाँ से आपकी और मेरी एक ही तहसील है। मेरी 12वीं तक की पढ़ाई दाता में गवर्नमेंट स्कूल से हुई है, सरकारी स्कूल से हुई है और हुँ। मैं तो गाँव का रहने वाला हूँ और राजस्थानी हूँ और राजस्थानी भाषा मन बहुत बढ़िया सी आवे और मन लागे कि मैं लोगों के साथ राजस्थानी में भी संवाद करके वहाँ के लिए बहुत बढ़िया काम कर सकूँ। तो मैं प्योरली राजस्थानी हूँ सर। हाँ, बट सर अब मैं सेना में रहा हूँ तो वहाँ क्या अलग-अलग स्टेट के लोगों से हमें लोगों के साथ काम अंग्रेजी का करने का बोलबाला ज़्यादा मौका है। मिलता है। अंग्रेजी खूब चलती है। लेकिन उसका ये फ़ायदा होता है कि आप वहाँ तरह-तरह के लोगों से मिलते हो तो आप लोग क्या सोचते हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या होती है, जब कोई कुछ बोल रहा है तो उसका मतलब क्या होता है, वो चीज़ें आपको समझ में आती है। तो मुझे लगता है वो जो चीज़ें मैंने वहाँ सीखी, यहाँ जब मैं प्रशासन में काम करूँगा तो वो चीज़ें मुझे मदद ही करेगी। मैंने 2023 का रिजल्ट भी देखा है, 24 का रिजल्ट भी देखा है। बहुत से ऐसे शख्स मुझे मिले हैं, जिन्होंने ये कहा है कि मेरी सफलता में अगर एकमात्र किसी शख्स का योगदान है, तो वो है कपिल चौधरी। बिल्कुल सर। ये जो कथन जो बच्चे कह रहे हैं, जो सिलेक्ट बच्चे हैं, उस कथन पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं बिल्कुल सहमत हूँ लोगों की बातों से और जो और स्पेशली साथ में आप अपना खुद के जी भी सर, बताएँगे? जी सर। पहले तो मैं मेरे लिए बताऊँ तो मैंने सर 2023 और 24 की दोनों अटेम्प्ट मैंने बूस्टर की तैयारी के साथ ही किए। इनफैक्ट आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब इनिशियली सर ने अकेडमी शुरू की थी तो जो उनके पुराने स्टूडेंट हैं उनको सर ने कोर्स एक दिया था वो ₹5000 में। 5000 में मैंने 23 और 24 दोनों वैकेंसी पास कर ली है। तो वाह! सबसे बड़ा कमाल है। ये योगदान है कि सर ने हम लोगों के पैसे बचाए हैं और वो ₹5000 में हमने 2 वैकेंसी 2 बार में आरएस बन गया। तो अगर आप किसी और इंस्टीट्यूट में जाएँगे तो आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। लाखों फीस होगी, फिर लाखों उसको पीजी का देना बिल्कुल होगा, रूम का रेंट इतने होगा, आने-जाने का हाँ, कन्वेंस तो का होगा, नोट्स का होगा और आप मात्र 5000 में ₹5000 और में 2 बार 2 बार आरएस बन गया मतलब सर। सुपुड़ी और 2-2 इससे बड़ा क्या होगा? दूसरा सर जो कपिल सर की मुझे सबसे बढ़िया बात वो लगती है कि सर हम एक्स सर्विसमैन हैं और हम लोग क्या जब आते हैं समाज में तो ये मतलब नेचुरल है कि आप वहाँ रह के आए हो तो समाज से थोड़ा-सा आपका जुड़ाव उतना नहीं होता। और लोग अब मैं 20 साल सेवा करके आया हूँ, तो जो उस टाइम में लोग थे और अभी जो लोग हैं वो काफ़ी चेंज हो गए। बिल्कुल। तो जो समाज के साथ आके जुड़ने में हमें थोड़ी-सी समस्या होती है।
आपने तो कई बार लोग कहते भी है कि फौजी पागल है। पागल इसलिए है क्योंकि वो जब अनुशासित है। बिल्कुल सर, जब वो आके लोगों से जुड़ता है तो जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो मैच नहीं होती। लेकिन कपिल सर की मैंने एक बात नोटिस की है कि वो सर जो एक्स सर्विसमैन है और जो फौजी है, उनके लिए उनके मन में बहुत ज्यादा इज्जत है। वो अपने बड़े भाई की तरह मानते हैं। और बूस्टर एकेडमी में वो, अगर कोई एक्स सर्विसमैन है या सर्विंग पर्सनल है, स्पेशली फौजी है, तो उनकी आउट ऑफ वे जाके हेल्प करते हैं। जब भी किसी को कोई वाह! समस्या होती है तो जनरली आप बड़े-बड़े संस्थानों के देखेंगे जो ओनर होते हैं, उनका उनसे मिलने का एक्सेस जो आम स्टूडेंट है उसको नहीं होता। सर, आप इतने सालों से हैं तो आपको पता ही है। लेकिन कपिल सर एक ऐसे टीचर हैं जिनको स्पेशली सब लोग ही एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर सर को पता चल गया ना कि ये एक्स सर्विसमैन है, फौजी है, तो वो स्पेशली उनकी मदद करते हैं। तो ये सर की बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और अपने आरएस के बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, लेकिन मुझे लगता है बूस्टर ही एक अकेला इंस्टीट्यूट है जो फौजियों को अपना प्लेटफॉर्म दे रहा है और उनसे बिल्कुल। बातचीत करके लोगों तक बात पहुंचा रहा है। तो ये यही हो पा रहा है और कहीं नहीं हो पा रहा। तो कपिल सर का एक सर्विसमैन स्पेशली फौजियों के लिए बहुत ज्यादा स्नेह और सम्मान की भावना है। वो अपने बड़े भाई की तरह उनको प्यार देते हैं। तो ये चीज कपिल सर को अलग बनाती है। मतलब महावीर सिंह जी शेखावत ने जो बात बताई कितनी गहरी बात है। आज एक साधारण सी कोई भी पटवारी की भी आपको तैयारी करनी है, ग्राम सेवक एलडीसी की भी तैयारी करनी है, तो लाखों रुपए का खर्चा हो जाता है। एक तो कोचिंग की महंगी फीस होती है, उसके बाद में पीजी का खर्चा होता है, या आपने रूम लिया तो उसका खर्चा होता है, आने जाने का आपका जो यातायात का खर्चा वो होता है, आपके नोट्स का खर्चा होता है। यानी कि 2-2.5 लाख रुपए में जाकर के एक थर्ड ग्रेड की वो तैयारी कर पाता है। और महावीर सिंह जी फिर ने भी बताया था सिलेक्शन हो नहीं हो गारंटी कोई नहीं है। गारंटी नहीं है। और महावीर सिंह जी ने मात्र 5,000 रुपए खर्च किए और उस 5,000 की एक कोर्स से इन्होंने दो 2023 आरएस में 2024 14वीं रैंक हासिल की अपने कोटे से और 5वीं रैंक हासिल की 2024 बिल्कुल में। सर। तो वाकई में ये कपिल सर का जो इनके प्रति स्नेह है सैनिकों के प्रति, देखो कारण क्या है, सैनिकों को मैंने खुद ने भी जी लाखों सर। स्टूडेंट पढ़ाए सर, लेकिन जब सैनिक सामने क्लास में बैठा दिखता है या ऑनलाइन क्लास में उसका कमेंट आता है, तो एक यूं गर्व की अनुभूति होती है कि यार ये जो सैनिक है, जिसने देश की सेवा की है और आज इसको मुझे सिखाने का मौका मिला, तो मैं कितना भाग्यशाली हूँ। बिल्कुल सर। शिक्षक एक बादशाही और स्वरूप सर है। में, कपिल सर में ये भावना है। हाँ, सर जब औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद कर लिया, कैद करने के बाद उसे आधा मटका पानी का देता था, दोनों टाइम का साधारण खाना, मतलब रोटी और सब्जी का जो शोरबा होता है झोल-झोल, जी। वो दिया करता था। लेकिन वो शाहजहां के लिए पर्याप्त नहीं था, तो उसने कहा कि मेरी सुविधा में कुछ विस्तार किया जाए। तो औरंगजेब ने कहा कि अगर सुविधा में विस्तार चाहते हो, तो आपको कोई काम करना पड़ेगा। उस काम के बदले में आपको एक आपकी मन प पसंद चीज़ मिल सकती है, वो काम चुन लीजिए, आप क्या करोगे? तो शाहजहां ने काफ़ी सोच विचार के कहा कि मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। बादशाह थे, पढ़े लिखे जी। तो थे ही, जी कि मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ और उसके बदले में मुझे और कुछ नहीं, चने चाहिए, ताकि मैं उनको भिगो के खा लूँगा। तो औरंगज़ेब ने कहा कि अच्छा, कैदी है और बादशाहों वाला शौक रखता है। अभी तेरे बादशाह की बू गई नहीं है। तो वाक़ई में जो शिक्षक का जो प्रोफ़ेशन होता है ना, वो एक बादशाह का प्रोफ़ेशन होता है। बिल्कुल सर। बादशाह, शासक एक प्रजा को देना चाहता है। कैद में बैठा भी वही चाह रहा है कि मैं पढ़ूँ, और सामने जब सैनिक दिख जाए, जिन्होंने देश के लिए अपना एक लंबा समय दिया है, परिवार से दूर रहकर बीवी बच्चों को देखे, एक लंबा अरसा हो जाता है, फिर भी उसके प्रति उसमें क्या मातृभूमि के प्रति जो प्यार होता है, ऐसे आदमियों को पढ़ाने का जो मौका मिलता है, तो वाक़ई में कमाल है। अच्छा, कपिल सर के व्यक्तित्व में ऐसी क्या खूबी आपको दिखी, कि जो आपको देख कर के ऐसा लग गया पहली बार में ही कि अगर मैं इनसे पढ़ूँगा, तो मैं पक्का ही आरएएस की परीक्षा में सफलता प्राप्त करूँगा? सर, जब हम इनिशियल डेज की बात करें तो कपिल सर जो पुराना इंस्टीट्यूट था उसमें इकोनॉमी के तो सर एक्सपर्ट है ही। इकोनॉमी तो पढ़ाते हैं, पढ़ाते नहीं याद ही करवा देते हाँ, हाँ, हैं। और बिल्कुल। करंट अफेयर्स पढ़ाते नहीं याद करवा देते हैं। उसके आत्मसात करवा देते हैं। बिल्कुल सर। उससे उसके अलावा सर बहुत सारे और भी सब्जेक्ट पढ़ाते थे। लेकिन उस समय सर की जो मुझे सबसे बढ़िया बात ये लगी कि वो सर एज ए टीचर नहीं लोगों से जुड़ते थे, एज ए छोटे भाई या बड़े भाई की तरह वो लोगों से जुड़ते थे। और सामने वाले को इस तरह से फ़ील करवाते थे कि मैं आप ही का हिस्सा हूँ, मैं आप ही की तरह के स्टूडेंट हूँ, बस मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप मेरे तरीके से पढ़ोगे तो आप एग्ज़ाम पास कर पाओगे। तो उसके बाद सर ने जब संस्था शुरू की तो उन्होंने जो उनके साथ जनरली क्या होता है कि आप पॉपुलर हो गए हो, आपको पता है कि आप पॉपुलर हो, लोग आपको जानते हैं, आप नई संस्था शुरू करेंगे तो
आपके साथ लोग जुड़ेंगे क्योंकि आपका ऑलरेडी ब्रांड वैल्यू है। लेकिन सर ने जब ये संस्था शुरू की तो उन्होंने जो पुराने स्टूडेंट है उनको भूला नहीं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि हम लोगों को 5-5 हज़ार में सर ने कोर्स दिए हैं। तो सर पुराने लोगों को भूले नहीं, और जो 2023 में अपने बूस्टर के जितने भी सिलेक्शन है वो सब उस टाइम से सर के साथ जुड़े हुए हैं। और किसी टीचर के साथ आप इतने समय से जुड़े रहते हैं, इसका मतलब ये है कि वो टीचर न केवल बढ़िया टीचर है बल्कि वो बढ़िया इंसान भी है। वरना आजकल तो घर परिवार में ही लोगों में खटपट हो जाती है, एक दूसरे से बातचीत सही करना बात बंद है। कर देते हैं। लेकिन सर के स्टूडेंट वहां से इधर आए, उसके बाद रिजल्ट दिया, उसके बाद लोग जुड़े हुए हैं और कंटिन्यू उनके साथ जुड़ भी रहे हैं। तो ये सर की मुझे सबसे बढ़िया बात लगी। और जो सैनिकों वाला मैंने सर पहले मैं अगेन मेंशन कर देता हूँ, जो उनका फौजियों के जो प्रति प्यार है और जिस तरह से वो फौजियों को सम्मान देते हैं, ऐसा मैंने और कई किसी इंस्टीट्यूट में स्पेशली ओनर के द्वारा इस तरह से किया गया हो, ये मैंने कभी नहीं देखा। आपने बताया कि आज के ज़माने में ऐसा व्यक्तित्व होना वाक़ई में मुश्किल है। मुझे 4 पंक्तियाँ याद आती हैं कि चेहरे पर मुस्कान दिलों में लेकर खाई बैठे हैं। आजकल के लोग कैसे हैं? दिखेंगे आपको, मिलेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे अपना बिल्कुल ख़ास हो। एक बिल्कुल, दिखावटी हँसी होगी उसके चेहरे पर। तब कहते हैं कि चेहरे पर मुस्कान दिलों में लेकर खाई बैठे हैं, जोड़ अंगुलियों पर हिसाब पाई-पाई बैठे हैं और करने वाले हैं बापूजी आज वसीयत दौलत की, तो पहली बार इकट्ठे चारों भाई बैठे हैं। वाह! सगे भाई एक जगह नहीं बिल्कुल, बैठते, बिल्कुल, वही तो वो सर। सगा भाई सगे भाई को सही मार्गदर्शन नहीं दे पाता। और उस टाइम पर एक कम उम्र का लड़का, एक फौजी साहब ये भी एक बड़ी बात है। बिल्कुल सर। आप 40 प्लस हो और कपिल सर तो काफ़ी कम उम्र के हाँ, हैं। मुझसे तो बहुत तो छोटे हैं। एक ऐसा नहीं लगता क्या कि यार ये बच्चा अपने को क्या पढ़ा पाएगा जो अपने से बहुत छोटा है? जब ऐसा देखा कम उम्र का, उस समय आपको क्या फ़ील हुआ? सर कपिल सर के लिए इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले मैं बता दूँ, सर मैं उनसे पहले जुड़ा, फिर 2023 में जुड़ा, फिर सर से लगातार इंटरेक्शन होता रहा। और जब हमने सर से लगातार इंटरेक्शन किया तो हम लोगों का बॉन्ड इतना अच्छा हो गया कि सर मैं तब से कंटिन्यू इंस्टीट्यूट से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ हूँ। और परिवार के मेरा सदस्य हो गए? अब परिवार की तरह, और मेरा मैं मतलब सर को कुछ देने वाला नहीं हूँ, उनका मुझसे क्या स्वार्थ है? मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने पढ़ाई की, मैं चला गया, सिलेक्शन हुआ, ठीक है। इंस्टीट्यूट की तरफ से होगा कि इनका सिलेक्शन हुआ, उसके अलावा उनका मुझसे कोई स्वार्थ नहीं। उसके बाद भी सर कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, हमेशा कुछ भी होता है तो बात करते हैं, बुलाते हैं, इज़्ज़त देते हैं। तो ये सर की बहुत बड़ी बात है। और ये मतलब आप किसी इंसान को अगर आप इज़्ज़त से पेश आओगे, आप उनको रिस्पेक्ट दोगे, तो वो भी आपको दिल से चाहते हैं। और हमारे जो एक्स सर्विसमेन काफ़ी सारे लोग हैं जो बिगिनिंग से सर से जुड़े हैं, और सर से इसीलिए जुड़े हैं कि वो उम्र में छोटे हैं तो हम लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं, हम लोगों को बड़ी इज़्ज़त से पेश आते हैं, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। अब मतलब सर पहली बार ऐसा सुनने को मिल रहा है कि टीचर है जो विद्यार्थियों को रेस्पेक्ट दे रहा है, जबकि बिल्कुल, होता उल्टा है कि जो बच्चे होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, वो टीचर को रेस्पेक्ट देते हैं। लेकिन आप रेस्पेक्ट के काबिल हो। आपका जो काम है, आपने एक कहावत चला करे राजस्थानी में, बोले चाम को के बड़ो काम को बड़ो है। बिल्कुल सर। जो ताको जो काम है ने वो था आपने वंदनीय नहीं बनावे सर, है। वो तो मतलब सर को बड़प्पन है, बाकी लोगन सबने भी ध्यान है कि फौजी मतलब काई काम करे, बाकी लाइफ रिस्क में रहेवे, लेकिन हर कोई आदमी इज़्ज़त कोन दे पावे। इज़्ज़त देवा के लिए भी आपको मन बड़ो होनो चाहिए, तो वो सर को मन बड़ो है। वो जितो अध्ययन हो सीन आदमी को, बत्तो ही आदमी को मन है ने वो विस्तार पा जाए है। बिल्कुल सर, तो आपको खुद को उसको अध्ययन है, खुद एक प्रशासनिक पद के ऊपर है, बिल्कुल सर। तो आने खुद ने ध्यान है कि मिनक की काई कद्र भी करे, काई भी की वैल्यू भी करे। और वहाँ मिनका में भी फौजी तो फौजी है साहब। अच्छा छोटो टाबर स्कूल जा रही है, बिने भी अगर वर्दी कमाई वो फौजी दिखा हो तो वंदे मातरम, देशभक्ति की कई बिल्कुल, बात भी कमाए ना बिल्कुल जाए सर। है। अच्छा आ बात रही आप कपिल सर के बारे में करी, अगर आप ऑल ओवर टीम की बात करें बूस्टर अकेडमी की, ई पर आपको कहीं कहना है? सर सबसे पहले तो जो यहाँ के टीचर हैं सारे एक्सपीरियंस्ड है। कपिल सर हो गए, अपने श्याम हम्म। सर हो गए जो साइंस टीचर पढ़ाते हैं, ऋतुराज जी हो गए, आप हो गए। सारे जो टीचर है वो एक्सपीरियंस्ड है, और वो समझते हैं कि अभी एग्ज़ाम का पैटर्न बहुत जल्दी-जल्दी चेंज हो रहा है, तो हम्म। नए एग्ज़ाम के पैटर्न की डिमांड क्या है, वो लोग समझते हैं और उस हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करते हैं। क्योंकि अब 21 के बाद 23-24 में चीज़ें बहुत जल्दी-जल्दी चेंज हो रही है, और मुझे लगता है कि अपना जो बूस्टर है उसके टीचर और जो उसका कंटेंट है वो एग्ज़ाम की डिमांड के हिसाब से अपग्रेड हो रहा है। जो एग्ज़ाम की नीड है उस हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, तो यहाँ के टीचर की और जो संस्था है उसकी सबसे खास बात मुझे ये लगती है। अभी महावीर सिंह जी शेखावत साहब ऑफ कैमरा मुझे एक बात बता रहे थे कि हमारे जो ओटीएस है उसमें एक दौड़ का प्रोग्राम रखा गया।
तो उसमें जो नए जो सेलेक्ट थे, जो 23 साल के 24 साल के बच्चे, उन्होंने देखा, बोले यार ये तो अद्भुत आदमी है, ये अपनी बराबरी क्या कर पाएगा। और वो जो दौड़ हुई उसमें वो 23-24 साल वाले थे, वो सब हाँपने लग गए और महावीर सिंह जी शेखावत पहले नंबर पर उसमें आए। तो आज भी देखो, वो कहते हैं ना, फौज का जवान हमेशा जवान रहता है, चाहे वो 80 साल का भी क्यों ना हो जाए। तो आपकी ये जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा बनी रहे। साथ में आपके जो अन्य फौजी भाई हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या रिटायरमेंट के बाद करने का सोच रहे हैं, उन फौजी भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहोगे? जी सर, जब से मेरा सिलेक्शन हुआ है मेरे पास बहुत सारे एक्स सर्विसमैन और जो सर्विंग लोग हैं उनके बहुत सारे लोगों का कॉल आते हैं कि हम लोग क्या करें, कहाँ से तैयारी करें। तो सर उन लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम दूर रहते हैं तो हम ऑफलाइन तो क्लासेज नहीं कर सकते, अब हमें एक बढ़िया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चाहिए जिससे हम तैयारी कर सकें दूर भी रह के। तो मुझे लगता है कि जो बूस्टर एकेडमी है वो जो लोग ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट है। बेस्ट क्यों है? सबसे पहले तो अफोर्डेबल है, आपको बहुत ज्यादा फीस नहीं दी, लाखों रुपए की फीस बना देती है। तो अब आप 10,000 में बन जाए, जो 10,000 भी ज्यादा तो लागे को नहीं। तो सबसे पहले तो ये कि अफोर्डेबल है, आप कम पैसे में बढ़िया कंटेंट, बढ़िया टीचर से आप पढ़ सकते हैं। दूसरे जो इनके नोट्स है वो अपग्रेडेड है, अभी हमने बात की थी। तो पढ़ाते सब लोग हैं लेकिन अपने आप को अपग्रेड करके जो एग्जाम की नीड क्या है वो जो समझ के चलेगा वहीं से आपका सिलेक्शन होगा। तो बूस्टर में ये चीजें हैं, वो ना केवल अपने आप को अपग्रेड करते हैं बल्कि एग्जाम की नीड को समझते हैं और आरपीएससी क्या पूछ रही है उस हिसाब से अपना कंटेंट और टीचर पढ़ाते हैं। तो दूसरी सबसे बढ़िया चीज ये है। तीसरा ये है, कपिल सर है ही, आप अगर अपना बूस्टर से जुड़ गए तो आपको इकोनॉमी की और करंट अफेयर्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सर की क्लास ले लो, आपको सब कुछ याद हो जाएगा और एग्जाम में क्वेश्चन आते भी हैं। और चौथी बात, मैं स्पेशली सर एक्स सर्विसमैन और सर्विंग वालों के लिए कहना चाहूंगा कि जब आप किसी संस्था से जुड़ते हैं तो पढ़ाते सभी लोग हैं, लेकिन जो आपकी जरूरत है और आपको हर समय असिस्टेंट चाहिए, मतलब आपको जब भी कोई डाउट हो आप डायरेक्टली जो की पर्सन है उससे आप बात कर सके, वो एक्सेस आपको बूस्टर एकेडमी में मिलेगा और बूस्टर से आप सफलता पा सकते हैं। उसका एग्जाम्पल, छोटा मोटा एग्जाम्पल मैं भी। छोटा नहीं, मोटा ही एग्जाम्पल हो आप। और एक रेगिस्तानी गांव से निकल करके गोडियावास जैसा गांव नाथारामगढ़ के पास, एक तरफ पहाड़ियां एक तरफ रेगिस्तान है, ऐसी विषम दुर्गम परिस्थितियों में जहाँ से शायद मेरे हिसाब से एनी टाइम आपको कहीं नाथारामगढ़ भी आना तो कोई साधन नहीं मिलता, उन परिस्थितियों में पैदा होकर के भी आपने सेवा में बहुत शानदार सेवाएं सर दी। मैं अपने गांव का मुझे लगता है पहला आरएस अधिकारी हूँ। मेरे गांव से अभी तक कोई फौज में भी ऑफिसर नहीं है। एयरफोर्स में मैं दूसरा बंदा था जिसने एयरफोर्स ज्वाइन की थी, मुझसे पहले एक और थे और मैं अपने गांव का पहला ही आरएस अधिकारी हूँ। वाह, नाज है आपको, नाज है आपके गांव वालों को आपके ऊपर कि आपने उस गांव ने, गोडियावास ने एक ऐसी शख्सियत को जन्म दिया, ऐसी शख्सियत को संस्कार दिए और आज इस मुकाम पर पहुंचा है। देखो, घर परिवार का जो आसपास का वातावरण होता है उसका भी एक आदमी की सफलता में बड़ा योगदान होता है। संस्कार वही तो है जो आसपास के वातावरण से जो गुण आदमी आत्मसात करता है, सीखता है। साथ ही साथ जो अपने जैसे सैनिक भाई हैं आपकी, उनको एक आपका आग्रह रहा, वो बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया। और जो अन्य आरएएस की तैयारी कर रहे हैं उनको आपका क्या कहना है? सर, जो नए बच्चे आरएएस की तैयारी करते हैं, मैं बूस्टर इसलिए रिकमेंड करूंगा कि वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अगर आप ऑफलाइन किसी इंस्टीट्यूट में बड़ा अमाउंट देके एडमिशन लेंगे तो उससे नुकसान क्या होगा? सबसे पहले तो आपको लंबा ट्रेवल करके आना है, 2 घंटे आपके आने जाने में बर्बाद हो जाएंगे। उसके बाद जब ऑफलाइन क्लास होती है उसमें क्या होता है, पहले लोग आके बैठते हैं, धीरे धीरे बैठते हैं, उसके बाद क्लास के 15 मिनट बाद टीचर आएगा, वो कुछ कहानियां सुनाएगा। और आजकल तो इतने बड़े बड़े बैच बनते हैं कि जो पीछे वाले पे टीचर की शकल बच्चों को नहीं दिखती, बच्चों की पीछे वाला क्या पीछे वाले को पता ही नहीं चलता कि आगे क्या चल रहा है। तो ऑफलाइन में मेरे हिसाब से वो ऑफलाइन अभी जाना, जब इतनी सारी ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध है तो आपको ऑफलाइन जाना मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा। अब ऑनलाइन में चूज करने की बात आती है तो जो भी ऑप्शन है उसमें मुझे लगता है नए बच्चों के लिए भी बूस्टर बेस्ट है, क्योंकि उसमें दोनों तरह के कोर्स हो जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप नॉर्मल आरएस का कोर्स लेके तैयारी करो, जो बच्चे 12वीं करके या फर्स्ट ईयर में वो लोग तैयारी करना चाहते हैं तो फाउंडेशन से करें। और वो कोर्स लेके आप जब तैयारी करेंगे तो यहाँ के जब आप टीचर से आप क्लासेज लेंगे तो आपको बहुत बढ़िया लगेगा, आपको बड़े अच्छे से समझाते हैं, एक्सेसिबल है और साथ में अपने बूस्टर के सभी के नोट्स भी अवेलेबल है, अपग्रेडेड नोट्स अवेलेबल है, वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे।
और जब आप रिटर्न हो जाओगे, रिटर्न का एग्जाम पास कर लोगे, उसके बाद जब इंटरव्यू की बात आती है, तो मैं सर कहना चाहूँगा, मैं 23 में मैंने मॉक वगैरह दिए थे और 24 में मैं जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, एक्सपर्ट पैनल है, उसका पार्ट बूस्टर में रहा हूँ। और मुझे लगता है कि जो इंटरव्यू पैनल था बूस्टर का, बहुत सारे लोगों से हम लोग बात करते हैं, तो जो बूस्टर का इंटरव्यू पैनल था वो सभी इंस्टीट्यूट में बेस्ट था, क्योंकि जो हमारे पैनल के मेंबर है वो सब एक्सपीरियंस लोग होते हैं, और जो एक्चुअल में जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे, वहाँ जैसे लोगों से आपकी बातचीत होगी, वैसे लोग ही यहाँ इंटरव्यू के पैनल का पार्ट होते हैं। और उसके बाद जब आप एक बार इंटरव्यू दे के आते हो, तो बाहर आपको एक्सपर्ट पैनल मिलेगा, जिससे आप जो भी आपके मन में जिज्ञासा, ऐसे जो सवाल आप किसी से नहीं पूछ सकते, आप वो सेलेक्टेड टॉपर वहाँ पे बैठे रहते हैं, उनसे आप बात करके वो सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हो। तो बूस्टर एकेडमी आपको आपका हाथ प्री से पहले पकड़ेगी, आपको प्री पास करवाएगी, आपको मेंस तक लेके जाएगी। आप टेस्ट लिखो, टेस्ट लिखने के बाद अपनी कॉपी चेक करवाओ, कॉपी चेक करवाने के बाद आपको लगता है कि इस चीज़ में, क्वेश्चन में मुझे इम्प्रूवमेंट कैसे करना है, वो चीज़ें भी यहाँ पे होती है। मेंटरशिप प्रोग्राम है, आपने आंसर दिए, फिर आपको बताया जाएगा कि ये जो आंसर आपने लिखा है, इसको बेहतर कैसे किया जा सकता था। आपको मेंस में हैंड होल्डिंग होगा, उसके बाद जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको इंटरव्यू का बेस्ट पैनल मिलेगा इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, बूस्टर आपके साथ रहेगा। तो ना केवल एक्स सर्विसमैन, बल्कि जो भी नया बच्चा भी एग्जाम की तैयारी करने आ रहा है, मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि बूस्टर से बढ़िया ऑप्शन आपके पास नहीं है। कई बार क्या होता है, एक बच्चा होता है कि अचानक किसी समस्या के लिए उसने फ़ोन किया, जी सर। या मान लीजिए हमारे जो टीम का आदमी है उस समय कोई व्यस्त है, उसने फ़ोन नहीं उठा पाया। इतने में वो क्या हो जाता है, उतावला हो जाता है कि लो साहब सर ने तो हमारा फ़ोन ही नहीं उठाया। कई बार क्या होता है, वो उतावलेपन में या अपने स्वभाव की मजबूरी में वो ये सोच लेता है कि लो मेरा तो फ़ोन ही नहीं उठाया। जबकि आप कह रहे हो कि आपका प्री से पहले हाथ पकड़ते हैं, जब तक सफलता हासिल नहीं करते तब तक हाथ छोड़ते भी बिल्कुल नहीं है। सर। तो एक बिल्कुल एकदम बियाबान में खड़े आदमी का हाथ पकड़ते हैं और उसके हरे-भरे सादवल में लाकर के उसका हाथ उसको छोड़ते हैं। आरएस अधिकारी बना के हाथ छोड़ते हैं उसका। हाँ, तो कई बार यूँ आ जाता है, मैं पढ़ाता हूँ तो कहीं सर मैंने फ़ोन किया था, फ़ोन उठाया नहीं। तो वो कहते हैं ना, रही होगी मजबूरियाँ उनकी भी, वरना यूँ ही कोई बेवफ़ा नहीं होता। वो एक ही चीज़ को यूँ मान लेता है, उन्हें क्या कहोगे आप? सर ऐसा मेरे मेरे नॉलेज में भी आए हैं कुछ केसेस, कि जब किसी ने कॉल किया हो, टीम की तरफ से रिस्पॉन्स ना मिला हो। कई बार क्या होता है कि जब आप कॉल करते हो, तो जो कॉल रिसीव करने वाले हो दूसरे कामों में बिजी हो सकते हैं, या हुँ, हो सकता है आपने छुट्टी के दिन भी कॉल कर दिया हो वापस गलती भी से। कर देते हैं उसको नंबर और पे। अगर नंबर है तो कई बार दोबारा भी कॉल आ जाता है। तो अगर एक बार कॉल अटेंड ना किया हो, तो आपको इतना बढ़िया पढ़ा रहे हैं, आपका मेन मकसद कॉल करके बात करना तो नहीं है, आपका जो सबसे बड़ा मकसद है, वो आपको सिलेक्शन लेना है, और उसमें बूस्टर सबसे बेस्ट है। तो जब आप अगर कॉल अटेंड नहीं करते हैं, तो भी मेरा सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि आप उसको दिल पे ना लें, दोबारा बात करें। लेकिन कॉल अटेंड करना या नहीं करना ये सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन मेरे ओपिनियन में बूस्टर आरएस, जो आरपीएस के एग्ज़ाम है, उनकी प्रिपरेशन के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है। और इस युग की माँग भी है ये ऑनलाइन, क्योंकि अब देखो पूरे वैश्विक स्तर में जो आर्थिक स्थिति चल रही है, जी सर। वो एक भयानक है, डरावनी सी है। और मौसम विज्ञानी भी कह रहे हैं कि अब की बार बारिश भी कम होगी। सुन जी, रहे हैं अपन जी ऐसा सर। कि वो सुपर एल नीनो बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि अपने को एक-एक पाई-पाई बचानी है। बिल्कुल सर। क्योंकि एक-एक अपना जो घर परिवार है, हमारे मम्मी-पापा हैं, उनकी भी एक बड़ी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। कभी भात मायरा है, कभी बुआ जी का ससुर चल गया, वहाँ उसमें भी खर्चा करना है। पड़ोसियों के भात आ गया तो उसमें भी 1000 2000 रुपए लग जाते बिल्कुल हैं। सर। तो एक सामान्य सा जो घर परिवार होता है, उसको चलाने वाले को पता होता है कि घर कैसे चलता है। कैसे चलता और है? ऐसी स्थिति में जो लाखों रुपए खर्च करके भी हासिल नहीं होता, वो कुछ एक हज़ार करके हासिल हो जा सकता है। तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है, और बूस्टर इसका सटीक पर खरी बिल्कुल उतरती है। सर। मैं बूस्टर के लिए कहना चाहूँगा, बूस्टर एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जब से 2023 में जुलाई में सर ने अपने हुँ, बर्थडे पे बनाया था, 7 जुलाई, अगर मैं हुँ। सही हूँ तो 7 जुलाई 2023 को बना था। उसके बाद बूस्टर एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो ढाणी तक पहुँचा है। जहाँ भी इंटरनेट है, आजकल तो हर जगह झोंपड़े तक 5G पहुँचा है। चलता है। तो जहाँ-जहाँ इंटरनेट है, गाँव ढाणियों तक बूस्टर पहुँचा है। और आप अगर बूस्टर से पढ़ रहे हो, तो आपको बड़े शहरों में जयपुर, सीकर आने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में बैठ के पढ़ाई करो। हाँ, अगर आपको टेस्ट देना हो, तो कुछ 2-4 महीने आप जयपुर आके रह सकते हो। आप घर में ही रह के पढ़ाई करो, अपना आराम से घर में रहो, तो घरवालों के बहुत सारे पैसे बचेंगे, और आप भी यहाँ आओगे,
हुआ है कहीं सर, अब कोई जयपुर में आ जाए तो कहीं पढ़ाई कम करे, वो चाय की थड़ी पर बैठ नेतागिरी ज्यादा करे, गलत गलत आदत भी बहुत सारा लोग पकड़ ले, तो उन सब से भी आप बचे रहोगे। घर की नजर और घर की नजर भी रहे, और घर वाला के सामने पढ़ते हो तो घर वाला भी राजी उसी के, चलो मैं 10-20 हजार में को कोर्स खरीदवाए हूँ, लेकिन माँ के सामने बैठ के पढ़ रहे हो। और जब आप घर में रह के जब कोई सफलता हासिल करोगे तो घर वालों को बड़ी खुशी होगी, और एक आप एग्जाम्पल बनोगे कि आपको आरएस बनने के लिए जयपुर जाने की जरूरत नहीं बटे घर खाने ये लगे जानी कि मास्टर को बटे मैं पढ़ाया घर खाने वाकई में इनके लगे। आजकल तो इनको कोई गांव नहीं है जिसका मैं लाइब्रेरी नहीं है, लाइब्रेरी भी मैं जब छोटा जब चुनाव का मैं नेता लोग आता तो माके देखता लोग गांव का आई डिमांड करता, हैंडपंप को नहीं, सड़क को नहीं, बिजली को नहीं। अब सारी सुविधा होगी, अब जब भी कोई नेताजी वोट मांग पावे ना सारा गांव का बेड़ा और लाइब्रेरी बनाओ। इनको कोई गांव नहीं जगह सरकारी लाइब्रेरी भी है, प्राइवेट लाइब्रेरी भी चल रही है, बढ़िया एसी की व्यवस्था है, 5G नेट है, तो घर की घर बढ़िया देसी खाणु खा रही है, छाछ राबड़ी दे रही है, घी कमाई देसी में चूर। अब देखो जयपुर में आना भी जयपुर में तो अब खाणु घटे है, 17 रुपए की आधा लीटर की छाछ आओ जी भी फीकी थूक सी लागे, कोई स्वाद ही नहीं है। अब घर के माए बेटी आराम से देसी घी कमाए चूर खा रही है, तो शरीर बढ़िया। और कहीं ना अगर आपको स्वास्थ्य बढ़िया रहे जनी दिमाग सही रहे, और दिमाग सही रहे यदि आप कुछ ग्रहण कर पाओ उसी। और जयपुर में तो अब ट्रैफिक तो इतनी भीड़ भाड़ है, लोग आप देखोगे चाय की थड़ी पर बैठे रहे और बातचीत करे, 2-4 साल अटेन घूम फिर के वापिस चल जाए, और कई चल जाए वहां को सिलेक्शन को नहीं हुआ है। कई टाबर यान का जगह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बूस्टर जीएन की एकेडमी को बढ़िया घर बैठ के यूज करियो है, और बढ़िया रैंक लाके प्रॉपर आरएस बन रहे। अच्छा 58 का सफलता की गारंटी तो कोई नहीं, बिगड़बा की गारंटी पक्का है, वो सिगरेट सागरेट सीख जैसी जरूर सीख जैसी। पर चलो एक समय की स्थितियां है यान का हो जाए, पर कुल मिला रही है कि जो बूस्टर जो थाने दियो वो एक बेमिसाल एक हीरो दियो थाने। मैं तो सर मतलब मैं जो भी छोटो मोटो कर पाया हूँ, मतलब मैं तो कह रहा हूँ बिम मारो बूस्टर को बहुत बड़ा योगदान है। देखो पढ़ा हुए सब लोग है, आपने खुद भी मेहनत करनी पड़े, लेकिन कहीं सही पढ़ना है, कैसा सही पढ़ना है और क्या पढ़ना है, ये सबसे जरूरी चीज होती है। और आरएस का सिलेबस बहुत बड़ा है, तो उसमें कंटेंट इतना ज्यादा है कि आप क्या पढ़ोगे उससे ज्यादा जरूरी है आपको क्या नहीं पढ़ना है, कौन सी चीजें छोड़नी है। तो जो यहाँ के अपने बूस्टर के एक्सपीरियंस टीचर है उनसे ये सारी चीजें मुझे सीखने को मिली, और मेरे साथ बहुत सारे लोगों के सिलेक्शन हुए हैं तो उन लोगों को सीखने को मिली। तो जो मैं जो भी छोटा मोटा कर पाया हूँ वो उसमें बूस्टर का ही कंट्रीब्यूशन है सर। आप सफल हो, और कई बार क्या होता है कि पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है कि यार मेरे बस की बात नहीं, मेरे से तो पार नहीं पड़ेगी, आदमी टूट सा जाता है। उसके पीछे कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन आदमी ऐसा टूटा हुआ सा बुझा हुआ सा होता है, और वो तैयारी छोड़ देता है, या छोड़ता भी नहीं तो एक बार का वो टूटा हुआ सा महसूस। उस स्थिति से शायद आप भी कभी गुजरे होंगे, ना गुजरे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अमूमन विद्यार्थी के साथ ऐसा हो ही जाता है कोई ना कोई कारण की वजह से। तो जब आदमी ऐसा लगे कि मैं सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, अपने आप को टूटा सा महसूस करे, उस स्थिति से उबरने के लिए आदमी क्या करे? सर मैं अपने एग्जाम्पल से समझाऊं, अब मैं 20 साल सर्विस करके आया हूँ एयरपोर्ट में, अब मेरे बच्चे भी बड़े हो गए, मुझे उनकी शिक्षा का भी देखना है, मुझे अपना घर भी बनाना है, और मेरे लिए नौकरी पाना बहुत जरूरी है क्योंकि मुझे अपने बच्चों की एजुकेशन देखनी है, घर परिवार भी पालना है। अब जो नया टाबर आवे बांके तो आ समस्या को नहीं, घर वाला बन पैसा दे रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो पहली अपन तो मिलेगा नहीं। तो पहली बात तो ये दिमाग में आना कि डिप्रेशन होगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ये सोचना ही गलत है। जब आप किसी चीज के लिए तैयारी करने जा रहे हो तो ये सोचना ही क्यों कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। आप तैयारी कर रहे हो तो आपके मन में पहले से ये पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि मैं जिस काम के लिए मैं जा रहा हूँ वो 100% होगा। नहीं तो अब खुदा ना खास्ता नहीं भी हुआ तो दुनिया खत्म को नहीं रही। आजकल तो आरएस की वैकेंसी बहुत जल्दी जल्दी आ रही है, 23 की में लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, 24 का ऑलरेडी मेडिकल चालू हुआ है, 26 की 29 नवंबर में एग्जाम है। तो अब तो वैकेंसी बहुत जल्दी जल्दी आ रही है, पहले तो 4-5 साल लग जाते थे। तो अब एक बार नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप अपने आपको एनालाइज करो और जो जो आपने गलतियां की है उनको ठीक करो, तो आपका अगली बार 100% सिलेक्शन होगा और बढ़िया रैंक के साथ होगा। और जब मैं बोलूं कि मैं मतलब फौजी आदमी 12वीं पास, अपन तो ग्रेजुएशन डिस्टेंस एजुकेशन करिए, पढ़ाई छोड़िया 15-20 साल होगा, अगर वो आदमी वापिस आके पढ़ के और सिलेक्शन ले सके तो नया तो टाबर आजकल बहुत ज्यादा होशियार होते तो आराम से तैयारी कर सके। कारण का ये भी दौर कहा कि डिप्रेशन
हेडक, हम ईयन का डिक्शनरी में ध्यान ही को नहीं अपन और आज का टाबरा ने डांटे ने तो भी घर को खुद डर पे कि यार डांटू कि नहीं डांटू। आप वाले टाइम का तो ठुकाई भी हो जाती। मास्टर अपना मास्टर तो सबसे ज्यादा तो जो मैथ का मास्टर होता, गणित जो पढ़ा था वह तो खतरनाक ही होता। तो आज का कई टाबरा ने डांटेड़ा को नहीं, बने पीटेड़ा भी को नहीं, वह जगह चुल्लू चुल्लू सा टाबर है, मासूम सा टाबर है, वह वाकई का मैं कई बार डिप्रेशन का मायने आ जाए। तो बन एक ईयन को गुरु मंत्र दो कि वह आपकी सफलता की ईयन की छलांग लगाओ कि सीधे लक्ष्य पर जारी पूगे। सबसे पहले तो आप थोड़ा सोशल मीडिया कम देखो, इंस्टाग्राम फेसबुक बंद ही कर दो। मतलब मैं सर मारो एग्जांपल दूं, मैं 2020 में तैयारी शुरू करी। तो जब मैंने 2020 अक्टूबर 2020 मुझे याद है, मैंने अनअकैडमी में एडमिशन लिया था। अक्टूबर 2020 में मैंने अपना इंस्टाग्राम बंद कर दिया था। वो मैंने अभी जब मैंने ट्रेनिंग ज्वाइन की 23 मार्च 2026 को, तब मैंने रिस्टार्ट किया है। बीच में इंस्टाग्राम फेसबुक मैंने कभी यूज ही नहीं किया। अब उसमें क्या होता है, अब आप तो थोड़ा मेच्योर है, लेकिन जो नए लड़के होते हैं उसमें क्या व्यूज हो गए, रीलें हो गई, उनमें लाइक नहीं आया, ये मुझे पसंद नहीं करता, मैंने कंटेंट डाला उसको किसी ने लाइक नहीं किया। आजकल टाबर इसमें भी डिप्रेस हो जाए। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इंस्टाग्राम, ये जो सोशल मीडिया, उससे बुरी तरह दूर हो जाओ। आप बिल्कुल ही यूज मत करो जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। दूसरा, आप सिलेबस को अच्छे से देखो और समझो कि एग्जाम की डिमांड क्या है, मुझे क्या पढ़ना चाहिए, वो आप डिसाइड करो। उसके बाद एक बढ़िया संस्थान से जुड़ो, बूस्टर आपके पास बढ़िया ऑप्शन है, वहाँ संस्थान से जुड़ो, आप प्रॉपर क्लासेस लो, टेस्ट लिखो, बहुत सारे रिवीजन करो और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो जितना आपको करना चाहिए। अब वो पढ़ाई करवा वो सबको अलग अलग तरीकों, कोई सुबह जल्दी उठ कर करे, कोई लेट रात में करे, कोई दिन में सोए, कोई रात में सोए। तो वो मतलब आपका जो, आप जिस चीज में कंफर्टेबल हो वैसा करो और ईमानदारी से करो, तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। अब इम वो मायनों को रखे कि आपके 10th में कितना परसेंट आ, 12th में कितना परसेंट आ, वे चीजें हटा के गौण हो जाए। अब जो बंदो मेहनत कर सी, जो ज्यादा एफर्ट लगा सी और जो डिमांड को, एग्जाम की डिमांड को समझेगा और सही टीचर से पढ़ेगा, उसका सिलेक्शन होगा। 10-12 का परसेंटेज अब तुम्हारे हिसाब, आप भी एग्री करो कि मैं मायनों को रखे। बिल्कुल देखो, वो तो कहीं के दिमाग की बत्ती है कणा जड़िया करे, अकलदारी बहुत बाद के मायने जा रहा है, 12वीं के बाद में आवेदन बाद में आदमी कहीं की टाइम का भी के दिमाग में कहीं लगन बैठे, कहीं लोलते बैठे और भी के बाद में आपकी दिशा तय कर सके, सफलता प्राप्त कर सके। एक जी आप बहुत बढ़िया बात बताई कि बहुत ज्यादा पढ़वो वो मायनों को रखे भी चीज ने। अब उसकी नई जो परीक्षाओं को पैटर्न है भी हिसाब से रणनीति के साथ तैयारी करनी पड़ेगी। बहुत सारी चीजें याद करवा सो, बहुत सारी चीजें सुकून काम चले, रणनीति समझो कि आज की परीक्षा की डिमांड कहीं है और बात कहीं आपने सुचारी है बिल्कुल तौर तरीका ने पूरा समझो। सर को लिए एक एग्जांपल मैं देना चाहूँ। मैं बहुत सारा यहाँ का लोगन जानू जो शुरुआत में मतलब एग्जाम की तैयारी शुरू करी तो वे एक नोट सेलेक्ट करया, मतलब कोई भी किताब होगी, बूस्टर का नोट फॉर एग्जांपल, वे बूस्टर का नोट सेलेक्ट करया कि मैं सिर्फ ए नोट पढ़ती हूँ, बाकी कोई भी कौन पढ़ूं। वे पहला दिन से लेकर लास्ट तक सिर्फ वे एक ही नोट्स पढ़िया। बाम अगर अपडेट करना हो तो बे कोई चीजें अगर अपडेट करनी है तो बा नोट्स में ही पेन से लिख ली और बी के बाद में नोट्स के साथ ही कंटिन्यू आपकी तैयारी चालू रखी और बे एक ही तरह का नोट पढ़िया और बा लोगों की रैंक बहुत शानदार आई। तो आपको मतलब एक चीज पे विश्वास करना पड़ेगा, उसी को लेके साथ चलना पड़ेगा और उसी चीज को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। जब आप बहुत सारी चीजें पढ़ोगे तो आपको कुछ भी याद नहीं होगा। आपने एक पर्टिकुलर कंटेंट को डिसाइड कर लिया तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब आपने एक कंटेंट डिसाइड कर लिया तो आप लास्ट तक उसी के साथ टिके रहो, उसी को फॉलो करो, तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। और जब आपको सेलेक्ट करना है एक ऑप्शन तो बूस्टर एकेडमी बहुत बढ़िया ऑप्शन है आप लोगों के लिए। इसके लिए कवि वृंद को एक दुओ है कि एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। बिल्कुल सर, अगर आप एक की साधना करोगे तो सबकी साधना हो जाएगी। बिल्कुल। और अगर सबकी साधना करोगे तो किसी की भी साधना नहीं हो पाएगी। एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, एक मूल को सींचबो तो फूल फूल लगाए। तो जो एक जड़ में पानी डाल ने तो सारा फूल खिले। तो बा आपकी जड़ होनी चाहिए। एक पर्टिकुलर आपने नोट सेलेक्ट कर लिए जो एग्जाम की डिमांड फुलफिल करते हो, जो अभी का जो पैटर्न है उसके हिसाब के अपग्रेडेड हो, आप उन्हीं को एंड तक लेके चलो तो आपका सिलेक्शन 100% होगा।
एक त्रिस्तरीय परीक्षा है, प्री है, मेंस है और इंटरव्यू है। जी सर। तो स्टेप बाय स्टेप अगर ये सफलता का कुछ टिप्स आप विद्यार्थियों ने देना चाहो तो क्या देसी? सबसे पहली तो देखो, अगर आप 2026 की वैकेंसी की बात कर लें, 29 नवंबर ने परीक्षा प्री एग्जाम हो पाड़ो बी के 3-4 महीना बाद मेंस होसी, बी के बाद में रिजल्ट आसी 3-4 महीना बाद में फिर इंटरव्यू शुरू होसी। तो अब 6 महीना है। तो इन दो तरह का लोग है। एक तो जगह लोग है इमीडिएटली आज तक कुछ पढ़े को नहीं, अभी भी तैयारी शुरू कर रहा है, और दूसरा है जो ऑलरेडी तैयारी शुरू कर रहा है लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाको सिलेक्शन को नहीं हो पाए, तो अब वे लोग तैयारी कर रहे हैं। जो पहला कैटेगरी का लोग है, बाशु मैं हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि उन लोगों को सबसे पहले एक ऑनलाइन कोर्स खरीदना चाहिए, और जो सिलेबस है उसको क्लासेस के माध्यम से पूरा करना चाहिए। उससे क्या होगा कि वो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो उनको जो बेसिक कंसेप्ट है, एग्जाम की नीड क्या है और मुझे कहाँ तक कौन सी चीजें पढ़नी है, वो उनको क्लियर हो जाएगा। जब उन्होंने वो कर लिया, तो वो सिर्फ उनको प्री में ध्यान में रख के नहीं करना, पूरा कोर्स करना, तो उसमें मेंस का पार्ट भी कंप्लीट होगा। ये आपने 3-4 महीने कर लिया, अब आई थिंक 5.5 महीने टाइम बचे होंगे, 3.5 महीने में ये कंप्लीट कर लिया। आप लास्ट के 2 महीने प्री पे पूरी तरह से प्री पे फोकस करो। जब आपका प्री हो जाएगा, उसके बाद आप मेंस का बार बार रिवीजन करो और बहुत सारे टेस्ट लिखो, तो इससे आपको फायदा होगा। दूसरे लोग वो है जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा किसी रीजन से, तो अब उनको ये देखना है कि जो मैंने पिछले अटेम्प्ट दिए उसमें मैंने गलती कहाँ कहाँ की। उन्होंने सिलेबस तो ऑलरेडी 1-2 बार पढ़ा हुआ होगा। अगर उनको लगता है कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मुझे इशू है, तो बूस्टर में अपने सब्जेक्ट वाइज भी कोर्सेज हमने लॉन्च किए हुए, तो वो सर सब्जेक्ट वाइज कोर्स खरीदे और वो सब्जेक्ट को दोबारा पढ़े। उसके अलावा उन्होंने जो पुरानी चीजें पढ़ी हुई है उनको अपग्रेड करके उनको पढ़ना शुरू करें। वो मेंस और प्री दोनों को साथ लेके चले, तो अभी प्री वाला ध्यान ना दे, मेंस और प्री दोनों को साथ लेके चले एंड तक। लास्ट के 1-1.5 महीने को प्री को डेडिकेटेड करते हैं, क्यों अब अगर आप प्री पास नहीं होगे तो आप मेंस इंटरव्यू तक जा नहीं पाओगे। तो लास्ट के 1.5 महीने में वो लोग क्या करें, प्री पे फोकस करें। लेकिन इन लोगों को मेरे हिसाब से जो टेस्ट लिखने वाला प्रोसेस है ना, वो अभी शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है सर कि जब आप जितने ज्यादा टेस्ट लिखोगे, आपका लिखने का तरीका, आपको आंसर को प्रेजेंट करने का तरीका और आपको किस तरह से चीजें रिकॉल करनी है, वो आपका प्रैक्टिस होगा, तो वो एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। और दूसरा, आजकल तो आरपीएससी मन लगा मात्रा का नंबर का भी, मात्रा अगर गलत हो रही है तो बी का नंबर भी काटे लगी, तो जो वो नंबर आपके कटने उनसे आप बच जाओगे। तो आप जितने ज्यादा टेस्ट लिखोगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। अब सर मैं फौज में 20 साल नौकरी करी, तो माँ की तो लिखवा की प्रैक्टिस छूट गई। तो जब मैंने लिखना शुरू किया तो मैं तो 1-2 पेज लिखता था, तभी मेरा हाथ दर्द करने लग जाता था। तो फिर एक बड़ी समस्या फिर मैंने क्या किया कि मैंने बहुत सारे टेस्ट लिखे। अपने बूस्टर ने 2023 में एग्जाम एक बार पोस्टपोन्ड हो गया, तो इन्होंने 78 टेस्ट लिखवाए थे। मैंने 78 टेस्ट लिखे। इसके अलावा एक इंस्टीट्यूट के मैंने टेस्ट और खरीदे, और मैंने 2023 में लगभग 100 के अराउंड टेस्ट लिखे थे। तो मेरी प्रैक्टिस इतनी हो गई कि मैं जो लिखने की प्रैक्टिस छूट गई थी, वो मेरी अब मैं प्रैक्टिस में आ गया, और मेरे सारे जो पेपर है मैंने टाइम से कंप्लीट कर दिया। अगर आपका पेपर छूट गया तो आपको उतने मार्क्स कम मिलेंगे, तो पेपर तो आपको कंप्लीट करना है, उसके लिए लिखने की प्रैक्टिस करनी। और बी टाइम सर मैं अति प्रैक्टिस करी, देखो मेरे 8 साल तक हो रहा है कि ठीक हो नहीं हो, तो वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लिखने की। अच्छा, करत करत अभ्यास के जड़मत हो तो सुजान रसरी आवत जाते सिल पर पड़त नहीं। फौजी आदमी तो बिया ही जड़मत हुआ, तो बिल्कुल ज्यादा तैयारी करनी पड़े। तो कई बाकी बात है समाज के माने हर एक आदमी की मजाक करेगा, पटवारियों की मजाक भी फौजी कर ले, मास्टर की मजाक सबकी चल ले, और कोई करे बी के मजाक में खुद ही कर ले। मजाक की तो 1000 बात भी करे, बहुत प्रतिष्ठा। अच्छा, एक जगह टापर 12वीं करता ही देखो, वहां को एक सपनों रहे कि मैं भी आरपीएस से तो क्रैक करूं, मैं भी आरएएस तो बनूं, आरपीएस बनूं, और बेस का टावर बारी में करता है एक फाउंडेशन का बैच जुड़ जाए, वह विद्यार्थी आप कहीं करना चाहते हैं कि प्रकार से करें सर। जो फाउंडेशन बैच, आप रिटायरमेंट 20 साल बाद में हो रहे, तो आप भी बी टाइप में ही। हाँ, मैं तो खुद फाउंडेशन, मैं तो आप अबार वाला ट्रैवल कम से कम 10+2 बार ही पास तो है। मैं तो 10वीं में जगह पढ़िया बेबी भूल गया, 10वीं में 98 में करी। अब मैं 2020 में तैयारी शुरू करी, कितना साल बाद, 20 साल 22 साल बाद। मैं तो 10वीं में पढ़ा बेबी भूल गया, मैं तो माँ को तो वाल फाउंडेशन से भी बुरो। तो जो फाउंडेशन है मेरे हिसाब से उन बच्चों को फर्स्ट ईयर 12th करने के बाद एडमिशन लेना चाहिए, और यहाँ की जो क्लासेज है वो रेगुलर देखनी चाहिए। लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आपकी सिलेबस की किताबें, ओरिजिनल जो ऑथेंटिक किताबें, वो उनको आप बढ़िया से पढ़ो,
तो बढ़िया। एनसीईआरटी, आरबीएसई या जो ऑथेंटिक बुक्स है, यहाँ के नोट्स आरबीएसई, एनसीईआरटी सब कुछ शामिल है, लेकिन नोट्स में क्या होता है, थोड़ा सा चीजें कंसाइज कर दी जाती है, छोटी कर दी जाती है ताकि पढ़ने में आसानी। आपको एनसीईआरटी और आरबीएसई भी उन नोट्स के साथ पढ़नी है, तो उससे क्या होगा, आपका कंसेप्ट और अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। और जब ऐसा क्वेश्चन आ गया जो डायरेक्ट नहीं है, मतलब नोट से डायरेक्ट नहीं है, तो उसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के लिखना पड़ेगा। लेकिन जब आपने एनसीईआरटी और आरबीएसई पढ़ी हुई है, तो वो क्वेश्चन को आपको लिखने में मदद मिलेगी। तो फाउंडेशन वाले बच्चों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप फाउंडेशन कोर्स खरीदो। फाउंडेशन में मेरे हिसाब से क्लासेस कम रखते हैं ताकि बच्चों पे ज्यादा जोर ना पड़े। तो इन क्लासेस के साथ साथ आपको एनसीईआरटी या जो आपकी ऑथेंटिक किताबें हैं वो भी पढ़नी है। जब आप एग्जाम देने, अभी फाउंडेशन वाले ये वैकेंसी गई, अगली वैकेंसी में देंगे या उससे अगली वैकेंसी में देंगे, तब तक पैटर्न और चेंज हो चुका होगा। लेकिन जो एनसीईआरटी और आरबीएसई या जो ऑथेंटिक सोर्स है, क्वेश्चन हमेशा उन्हीं में से आने, और जब वो आपने पढ़ ली तो आपके पास किसी भी तरह की क्वेश्चन आए आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो आप इन कोर्स के साथ साथ जो ऑथेंटिक किताबें उनको भी जरूर पढ़ें। एक आप सेना में लिया, तो सेना में रहते हुए आपने क्या है कि फिजिकल गतिविधि करवाई जाती है जी आपसे, सर। तो एकदम फिट हो। अभी तभी तो वो दौड़ वाली बात आप बता हाँ रहे थे। सर, तो आज क्या है कि पढ़ने के लिए विद्यार्थी को एक तो शरीर से फिट होना भी बहुत जरूरी है, बिल्कुल सर। क्योंकि शरीर, स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ और मस्तिष्क पहलो निवास क्या, करता है। पहलो सुख निरोगी काया। पहलो सुख निरोगी काया। अच्छा, वो तो कुछ यानी कि शारीरिक गतिविधियां भी करनी चाहिए कि टाबर ने जिस सुबह को दिमाग एकदम एकाग्र हो जाए, क्योंकि कोई कहे योगा करो, कोई कहे सुबह सुबह दौड़ करो, कोई कहे मेडिटेशन करो। तो आकी भूमिका है या ये झूठो सुरोड़ो है? नहीं नहीं सर, जब आप फिजिकली फिट हो, अब देखो आप अगर 2 ही दिन बीमार हो जाओ तो आपने काहे हालत हुआ। बिल्कुल आपने कुछ करबा को मन कौन कर रहे, आप दिमाग से थक्या थक्या फील करा। तो जो भी लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मेरी उनसे सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सुबह सुबह थोड़ा जल्दी उठो। आप जल्दी उठ के, अगर आप रनिंग कर सकते हो तो 2-3 किलोमीटर रनिंग करो और हल्की एक्सरसाइज करो। अगर आप रनिंग नहीं करते तो आप वॉकिंग करो, 4-5 किलोमीटर की वॉकिंग करो। अगर वो भी आप करने में इंटरेस्टेड नहीं है, किसी को नहीं करता मन, तो आप योगा करो। लेकिन सुबह सुबह आप अपनी बॉडी के लिए 40 से 45 मिनट 100% दो। और ये आप फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद जब आप पढ़ाई करने जाओगे तो आपको खुद को अपने आप फील होगा कि मैं मेंटली नहीं थक रहा हूँ, मेरी बैठने की कैपेसिटी ज़्यादा है, मैं ज़्यादा देर तक पढ़ पा रहा हूँ। तो फिजिकल एक्टिविटी तो आप कितना भी बिजी हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर वो आप 1 घंटा अपने शरीर को दोगे ना, तो उसका आपको आउटपुट 4 घंटे का मिलेगा। तो फिजिकल एक्टिविटी तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, आपको करनी ही करनी चाहिए। इससे क्या होगा, फिट भी रहेंगे, आपका आप फिट रहोगे, आपका कंसंट्रेशन अच्छा होगा और आप दिखवा में भी सुंदर लागते हो, तो कहीं दिक्कत है। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः। आलस वो चीज है जो शरीर का मायने निवास करे, और वो ही आपनो सबसे बड़ो शत्रु है। वही तो दुश्मन भी है, आलस ने भगावा के लिए फिजिकल गतिविधियां करना बहुत जरूरी है। जरूरी है। और भी उसमें निश्चित रूप से भी कुछ दिमाग है बहुत दुरुस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, पढ़ाई कमाए भी को मन बिल्कुल लगे, सर। एकाग्रता भी कमाए ना आवे। पर कई न काक चेष्टा बको ध्यानम, कागला जियन की चेष्टा हुए बुगला जियन को ध्यान, और वो जल्दी उसी ज्यादा अपना शारीरिक गतिविधियां कर और नहीं। एक बात और सर, मतलब ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आप अगर सुबह 1 घंटे एक्सरसाइज करके या रनिंग करके, वॉकिंग करके, पसीना निकाल के जब आप पढ़ने बैठते हो ना, मन तो भी करनी आपको पड़ी ज़्यादा मन लगता है और आपका आउटपुट ज़्यादा अच्छा होगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और जिस दिन आप अगर लेट उठोगे, किसी दिन आप जल्दी उठते हो और किसी दिन लेट उठ के देखो, आपका पूरा दिन ऐसे होगा कि आप थके हुए हो, आप में एनर्जी नहीं है, आप बिल्कुल किसी भी काम को करने का मन नहीं कर रहा है। और वही अगर आप सुबह जल्दी रेगुलर उठोगे ना, तो वो दिन और जिस दिन लेट उठे उस दिन में आपको डिफरेंस, मतलब वो दोनों फॉलो करके देखो, आपको डिफरेंस अपने आप फील हो जाएगा कि जब आप जल्दी उठे तो आपका पूरा दिन कैसा बढ़िया रहता है। अगर आपने एक वाक्य के मायने कपिल सर और बूस्टर एकेडमी को आभार ज्ञापन करने हुए, तो आप कहीं कैसे? सर सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरा जो भी सिलेक्शन हुआ है उसमें बूस्टर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। शायद मैं बूस्टर से नहीं जुड़ता तो हो सकता है कि सिलेक्शन होता, लेकिन और टाइम लगता। तो मुझे यहाँ जो गाइडेंस मिला उससे मुझे एग्ज़ाम को क्लियर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। मुझे पता चला कि मुझे क्या करना है और क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। तो मेरी सफलता में बूस्टर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और दूसरा सर, बूस्टर से जुड़ने के बाद बूस्टर ने मुझे मुझे अपने परिवार का सदस्य बनाया, और अब मुझे ये लगता है, मतलब मुझे ऐसे फील नहीं होता कि मैं यहाँ का स्टूडेंट हूँ। मुझे ये लगता है कि जो बूस्टर की पूरी फैमिली है उसका मैं पार्ट हूँ। इतना मान सम्मान कपिल सर ने मुझे दिया है,
और वो सभी एक्स सर्विसमैन को देता है। तो ये वाली फीलिंग आपको किसी और इंस्टीट्यूट में नहीं मिलेगी। आपने एक बात बताई कि मैं आरएस बनता तो सही, मैं सेलेक्ट तो होता, लेकिन हो सकता है कुछ टाइम लग जाता। लेकिन इसका मतलब इसमें बात निकल के आई कि आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति है। तो सफलता में दृढ़ इच्छा शक्ति की कितनी भूमिका है? सर, जब भी आप कोई काम करने वाले हो या करने का सोचते हो, तो सबसे पहले आप मतलब एक एम डिसाइड करते हो कि मुझे वहाँ तक जाना है, और फिर आप उसके लिए काम करना शुरू करते हो। तो कई बार क्या होता है कि आप जो वो रास्ता चलने में जो परेशानी आ रही है, आप उन पे ज़्यादा कॉन्संट्रेट करते हो, उन पे ज़्यादा ध्यान देते हो, और जो आपका एम है आप उसको भूल जाते हो। तो दृढ़ जो इच्छा शक्ति है, उसकी इस बात में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि जो आपने गोल डिसाइड किया, जो एम डिसाइड किया है, वो हमेशा आप बैक ऑफ द माइंड रखो, हमेशा ध्यान में रखो कि मुझे वहाँ तक जाना है। अब उसको वहाँ तक पहुँचने का रास्ता ये है, मैं इसको फ़ॉलो करते हुए जाऊँगा। इसमें अगर कोई भी समस्या आएगी तो कोई बात नहीं, मैं उनको पार करते हुए, ज़्यादा मेहनत करते हुए वहाँ तक पहुँचूँगा, क्योंकि मेरा अल्टीमेट लक्ष्य वो है। तो आपका मतलब मेंटली स्ट्रॉन्ग होना तो ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ये भी होता है कि आपका एक बार सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो आप थोड़ा-सा फिर लो फ़ील करते हैं, या आप करते हैं कि नहीं यार, मैं अब आर्य छोड़ो, कोई पटवारी-वटवारी को एग्ज़ाम दे लेते। होता है उस ऐसा। टाइम एक जो आपका दृढ़ इच्छा शक्ति है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। और साथ में जो आपके आस-पास लोग हैं, उनका भी सपोर्ट होता है। जो आपके टीचर हैं, जिनसे आप गाइडेंस ले रहे हो, वो लोग भी आपको आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करते हैं। वो आपको मोटिवेटेड रखते हैं कि आप अपने एम की तरफ चलो। तो आज महावीर सिंह जी शेखावत पधारे, जो वाकई में एक महावीर हैं, एक सैनिक हैं। आपने अपने नाम को सार्थक किया है। आपका बारंबार आभार। थैंक यू आप सो हमारे मच। परिवार से यूं ही जुड़े रहें। और साथ ही साथ 4 पंक्तियों के साथ इस पॉडकास्ट का हम समापन करेंगे। हरिवंश राय जी बच्चन ने मधुशाला में बहुत प्यारी बात लिखी है। अच्छा, मधुशाला देखने में ऐसा लगता है जैसे उसमें कोई शराब की हाँ, प्रशंसा की गई हो, लेकिन बिल्कुल। नहीं, वो एक आध्यात्मिक अलग अर्थ देती है। वो कहते हैं उसमें कि मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला। मदिरालय, एक विद्यार्थी जब पहली बार कंपटीशन की दुनिया में कदम रखता है तो उसकी स्थिति ऐसी होती है जैसे मान लीजिए अनजान शहर में कोई शराबी चला गया है और वो तलबगार है, 8 बजे उसे चाहिए तो चाहिए। बस यही स्थिति एक कंपटीशन की तैयारी बिल्कुल करने सर। वाले विद्यार्थी की होती है, और उसे एक दिशा निर्देशित कर देते हैं हरिवंश राय बच्चन जी कि मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं इस असमंजस में है वो भोला डाला, अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं ये बतलाता हूं, तू राह पकड़ ले एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला, पा जाएगा मधुशाला। एक रास्ता पकड़ लीजिए, बूस्टर का मार्ग पकड़ लीजिए, निश्चित रूप से आप सफलता तक पहुंचेंगे। तो आज पधारे, एक बार आपका फिर से आभार। और दोस्तों, अब चाहेंगे आपसे इजाजत। आप सर, भी कुछ कहना चाह रहे जी थे? सर। पहले तो सर थैंक यू सो मच, आपने इतनी सारी बातें की, इतनी अच्छी-अच्छी बातें बोली फ़ौज के बारे में मेरे लिए, और जिस तरह से आपने कविताओं का समां बाँधा इस पूरी बातचीत के दौरान, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड थैंक यू सो मच सर, मुझे बुलाने के लिए और इतनी बहुत सारी अच्छी-अच्छी बातें करने के लिए। मुझे लगता है कि बुलाया कहाँ गए, आप तो हमारे परिवार के जी सदस्य, जब चाहे जब आपको याद कर बिल्कुल लेंगे। सर, और मुझे लगता है कि जो हमने बातचीत की है, हँसी-मज़ाक के साथ जो हमने सीरियस ये बातें की है, अनऑफिशियल सी बात है एक। वो लोगों को हेल्प करेगी। सो थैंक यू सो मच सर, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात और करके। ये पॉडकास्ट बिल्कुल आराम से बातचीत सी हुई है, इसमें ऐसा बातचीत कोई ही है। नहीं कि अपन को एडिटिंग करनी पड़ेगी, वो करना बिल्कुल, पड़ेगा, बिल्कुल सर। जैसा है बहुत मन मज़ा पड़ा आया, वैसा हो गया। बहुत मज़ा आया सर एक मुझे बार बात करने। फिर से आपका आभार। और दोस्तों, अब चाहेंगे आप सभी से इजाजत। नमस्कार, राम राम, खमा गणी। थैंक यू सो मच सर।